यूनिफॉर्म सिविल कोड 24 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन दो मुद्दे और होंगे। मोदी ने आज सबसे ज्यादा वक्त उन्हीं दो मुद्दों को दिए। प्रधानमंत्री ने 24 का टारगेट लॉक किया और कार्यकर्ताओं को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। 4 दिन पहले पटना में जब विपक्ष के 15 दलों ने मीटिंग की थी, तो उस दिन मोदी अमेरिका में थे। 4 दिन बाद मोदी ने पूरा स्कोर बराबर कर दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता के पीछे का खेल खोलकर बता दिया। हथकड़ी का डर है, इसलिए एकजुटता है। मोदी का एग्रेशन 24 का इलेक्शन कैसे सेट कर रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 24 के लिए पॉलिटिकल गियर लगा लिया है। कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद पीएम ने पहली इलेक्शन स्पीच दी, वो भी एकदम एग्रेसिव। अगर कोई गारंटी है इनकी, घोटालों की गारंटी, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। 2024 से पहले ये मोदी की पहली इलेक्शन स्पीच है। दुश्मनों ने महीनों की तैयारी के बाद पटना में एक मीटिंग की, 12 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने मोदी पर वार किया। प्रधानमंत्री ने पटना का जवाब भोपाल में दिया। नरेंद्र मोदी ने 4 दिन लिए, लेकिन जब वो बोले तो चंद मिनटों में ही विरोधियों के हवाई किले को ध्वस्त कर डाला। 24 के चक्कर में एकजुट होने के लिए पटना में इकट्ठा हुआ विपक्ष मोदी को हटाने की स्ट्रेटजी बनाता रह गया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता के गुब्बारे में छेद कर दिया। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है, वो शब्द है गारंटी। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। मोदी के भाषण के कुछ कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। पटना में फोटो ऑप्स, विपक्ष का फोटो सेशन, विपक्षी एकता यानी घोटाले की गारंटी, सलाखें देखकर जुगलबंदी, मोदी हिसाब लेगा, कानून का डंडा चलेगा, घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी, तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। तमिलनाडु के मंत्री ने घोटाला किया तो जेल पहुंचा दिए गए। दिल्ली के 2 मंत्री पद पर रहते हुए जेल भेजे गए। बीएमसी घोटाले में ठाकरे परिवार के करीबी सूरज चौहान की गिरफ्तारी हुई। मातोश्री की चौखट तक जांच पहुंची। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को ईडी का समन। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव से पूछताछ। मोदी का एक्शन कितना तगड़ा है, यह विरोधी के रिएक्शन से पता चलता है।
विरोधियों में भी अंदर अंदर झगड़ा है, लेकिन सबको मोदी ने रगड़ा है, इसलिए सारे एकजुट हैं। मोदी के पॉलिटिकल भाषण की 2 सेंट्रल थीम हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। पटना में जो भी नेता बैठे और शिमला में 12 जुलाई को जो नेता दोबारा मिलने वाले हैं, उनके ऊपर परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों चिपकता है। हमें उम्मीद थी वो गारंटी देंगे नौकरी की, वो गारंटी देंगे महंगाई कम करने की, वे गारंटी देंगे देश में जो हालात बिगड़े रहे हैं उनको सुधारने की, मणिपुर में शांति की। लेकिन वो गारंटी 2014 में उन्होंने दी थी, वो आज फिर दे रहे हैं। 9 साल में उन्होंने कहा था 2014 में कि जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में भेजेंगे। कौन को जेल भेजा उन्होंने? हाँ, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम जरूर उन्होंने किया। राहुल प्रियंका नेहरू खानदान की चौथी पीढ़ी से हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप लालू के लाल हैं। सुप्रिया सुले को शरद पवार ने पार्टी का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया है। उमर अब्दुल्ला अपने दादा शेख अब्दुल्ला की पार्टी चला रहे हैं। स्टालिन करुणानिधि के बेटे हैं। कविता तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। मोदी ने विरोधियों के भ्रष्टाचार की सारी फाइलें जोड़ दी और पूरा कैलकुलेशन करके एक नंबर निकाला, 20 लाख करोड़। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की फाइलों में 20 लाख करोड़ का घोटाला दर्ज है। मोदी ने सबके घोटालों की फाइल से एक एक डिटेल निकालकर पब्लिक कर दिया। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। सबसे पहले राहुल गांधी की पार्टी के घोटालों की फहरिस्त देखिए। 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला। ये बड़े घोटाले हैं जो मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में सामने आए। इनके आगे 100, 200, 500 करोड़ के घोटालों की कोई गिनती ही नहीं है। गठबंधन की सियासत में लालू यादव सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट हैं। विपक्ष के नेताओं में लालू ऐसे नेता हैं जिन पर घोटाले करने का आरोप सिद्ध हो चुका है। लालू सजायाफ्ता हैं, उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। फिर भी लालू कहते हैं कि 24 में वो मोदी को फिट कर देंगे। पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को। अब लालू और उनकी फैमिली के घोटालों की फाइल पलटते हैं। 1,000 करोड़ का चारा घोटाला, 600 करोड़ का रेलवे भर्ती घोटाला, 60 करोड़ का अलकतरा घोटाला, 17 करोड़ का बाढ़ राहत घोटाला। कांग्रेस के मुकाबले लालू फैमिली के घोटाले छोटे लगते हैं, लेकिन अंतर यह है कि इनमें दोष सिद्ध हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ दोषी अभी भी जेल में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कांग्रेस की भरोसेमंद सहयोगी पार्टियों में दूसरे नंबर पर हैं।
डीएमके के नेताओं पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने के आरोप हैं। ममता की पार्टी पर घोटाले के आरोप लगे। तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई। 12,000 करोड़ का रोज वैली घोटाला, 2,500 करोड़ का शारदा चिटफंड घोटाला, 1,300 करोड़ का कोयला खदान घोटाला, 500 करोड़ का शिक्षक भर्ती घोटाला। कोयला खदान घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी भी जांच के घेरे में हैं। प्रधानमंत्री ने सबकी फाइल खोल दी तो जवाब देने के लिए शरद पवार आगे आए। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों के बारे में क्या बोलना चाहिए, इसका एक नया नमूना देश के सामने रखा है। वहाँ जो मौजूद थे, इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो या अन्य कुछ राज्य के मुख्यमंत्री थे, कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनके हाथ में स्टेट चलाने की जिम्मेदारी है और लोगों का समर्थन है। ऐसे साथियों के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट करना कहाँ तक शोभदायक है, इस बारे में प्रधानमंत्री ने सोचने की आवश्यकता है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। 24 के चुनाव में अब 250 से भी कम दिन बचे हैं। एंटी मोदी पार्टियां किसी भी तरह से एक मोर्चा बनाने में जुटी हैं। उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन मोदी से साथ मिलकर लड़ना है। ममता की लेफ्ट से लड़ाई है, पंचायत चुनावों में ममता की कांग्रेस से भी लड़ाई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दीदी को राहुल के साथ अलायंस करना है। कांग्रेस और लेफ्ट का बंगाल में याराना है, लेकिन केरल में कांग्रेस की लेफ्ट से कट्टर दुश्मनी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नहीं बनती। यूपी में अखिलेश कांग्रेस को कोई स्पेस देने को तैयार नहीं, फिर भी अलायंस की बात चल रही है। कांग्रेस और केजरीवाल में अध्यादेश पर लड़ाई है। अगर बात बन गई, केजरीवाल ने अपना टोन डाउन कर लिया, तो उनसे भी अलायंस संभव है। मोदी ने विपक्ष की इसी कमजोर कड़ी पर वार किया। भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। भोपाल से मोदी का राष्ट्रीय संबोधन बीजेपी वर्कर्स के लिए था। मोदी भोपाल में थे। उनके सामने बीजेपी के करीब 3,000 बूथ एक्सपर्ट्स थे, लेकिन मोदी का भाषण देश भर के 10 लाख बूथ पर लाइव टेलीकास्ट हुआ। नमो ऐप के जरिए बीजेपी के 3 करोड़ बूथ लेवल वर्कर्स ने इसे सुना। 24 के चुनाव को ध्यान में रखकर मोदी ने जो पॉलिटिकल भाषण दिया, उसमें कार्यकर्ताओं के लिए कुछ मैसेजेस क्लियर हैं। मैसेज नंबर 1, मोदी करप्शन नहीं चलने देंगे। मैसेज नंबर 2, विपक्ष के नेता जेल जाने के डर से एक हो रहे हैं। मैसेज नंबर 3, मोदी के खिलाफ परिवारवादियों ने हाथ मिलाया है। मैसेज नंबर 4, विपक्ष जाति के आधार पर लोगों को बांट रहा है। मैसेज नंबर 5, विकास के काम तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अगले 250 दिनों में बीजेपी के 11 करोड़ कार्यकर्ता इन मैसेजेस को गांव-गांव, शहर-शहर तक ले जाएंगे। बीजेपी पब्लिक को यह बताएगी कि विपक्ष की जुगलबंदी इसीलिए है क्योंकि मोदी काम कर रहे हैं और खजाना लूटने वालों को मौका नहीं दे रहे। मोदी ने जिन बूथ एक्सपर्ट्स को समझाया, वो सबसे पहले मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में प्रयोग करेंगे। इन 4 राज्यों में इसी साल चुनाव है। यहां प्रयोग सफल हुआ तो 24 में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।